गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज की तरह स्वागत है आप लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 और 6 नवंबर का करंट अफेयर। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि डेली बेसिस पर हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं एंड आज की जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे जियोपॉलिटिकल की दृष्टि से भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यदि कोई भी क्वेश्चन भारत के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो हमारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि क्लास आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि एंड यहाँ पर यूट्यूब का जो डाटा शो करता है आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो जितने भी क्लासेस हो रही हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी आने वाले एग्जाम्स है इसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा क्लास से, ठीक है। तो क्लास के ऊपर विश्वास करके क्लास को अच्छे ढंग से करिए, और उसके बाद जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं वो सभी के लिए ये एकदम कारगर शामिल होगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको पता है विश्व का जो सबसे पावरफुल देश है, यदि वहां चुनाव होता है और वो हमारे एग्जाम्स में ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है हमारे भारत के लिए और हमारे एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुए हैं, हाल ही में आपको पता है कि हर 4 साल बाद, हमारे यहाँ 5 साल बाद क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ अमेरिका में क्या होता है, 4 साल बाद चुनाव होता है, ठीक है। और एक राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता है, ठीक है। ये सब प्रावधान काम है कहां पर है, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। तो यूएसए में कितने साल बाद चुनाव होता है, 4 साल बाद चुनाव होता है। 4 साल का कार्यकाल होता है, 4 साल का कार्यकाल होता है। किसका कार्यकाल होता है, तो यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक है। यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल होता है। वहीं हमारे अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कार्यकाल कितना है, 5 साल ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हाल ही में जो वर्तमान समय में थे 46वें राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था, जो बाइडेन था। जो बाइडेन जिनके बोला जाता है, जो बाइडेन पढ़ा जाता है, ठीक है। जो बाइडेन थे, ठीक है, ये 46वें नंबर के थे और हाल ही में इनका कार्यकाल पूरा होता है, ठीक है। हाल ही में इनका कार्यकाल पूरा होता है एंड जब कार्यकाल पूरा होता है तो जितने भी उम्मीदवार हैं वो क्या करते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। देखो जो बाइडेन जो थे वो भी एक बार अभी फर्स्ट टाइम ही बने थे, और इसके पहले आपको पता है इनके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। क्या थे, कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। और उसके बाद जब ये चुनाव दोबारा होते हैं जो बाइडेन वाला, और इनके साथ जो चुनाव होता है तो जो डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं, ठीक है, जो बाइडेन जीत जाते हैं। लेकिन अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अभी एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। यूएसए के एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी इनके पास एक टर्म और बचा है, ठीक है, एक टर्म और बचा है। और इसी एक टर्म को लड़ने के लिए ये दोबारा क्या करते हैं, मैदान में आ जाते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एंड अमेरिका की। देखो यूएसए की जो कांग्रेस है या फिर पार्लियामेंट है, यूएसए में क्या है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। यूएसए में क्या है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है, देखो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होता है जहां पर उसका जो मुखिया या हेड होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जिस देश का मुखिया क्या होता है, व्यवस्था, जिस देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, हेड होता है, सारे जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है, मुख्य होता है, राष्ट्रपति मुख्य होता है। और एक होती है संसदात्मक व्यवस्था। एक क्या होता है, एक होता है संसदात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर देखो मुख्य संवैधानिक दृष्टि से देखते हो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन रियल हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संसदात्मक व्यवस्था। और एक मोनार्की वगैरह सिस्टम होता है, आपको पता है, जहां पर राजा रानी क्या होते हैं, हेड होते हैं। बाकी वहां पर संविधान भी होता है, जैसे इंग्लैंड वगैरह हो जाता है। संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है, प्रधानमंत्री को ज्यादा हेड माना जाता है, जैसे जापान हो जाता है, भारत हो जाते हैं, ठीक है। और भी देश इसी में शामिल है। प्रधानमंत्री क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, मुख्य होता है, मुख्य होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार की व्यवस्था देखो एंड पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हो, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसको हमने ब्रिटेन से लिया है और ये हमारे भारत में है, ठीक है। एग्जांपल अगर इसका देखते हो तो ये भारत में कौन सा सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और इसका एग्जांपल देखते हो तो यूएसए हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर यूएसए हो जाता है, फ्रांस हो जाता है, और उसके बाद और भी देश है
ठीक है, वहां पर ये सारा सिस्टम है। और इसकी अगर बात करते हैं तो यूके वगैरह देख सकते हो, जापान वगैरह देख सकते हो, भारत, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर प्रधानमंत्री हेड होते हैं। चलिए बात करते हैं यूएसए की। देखो यूएसए में हाल ही में क्या होता है, चुनाव होता है, और जो चुनाव होता है किसके लिए होगा, राष्ट्रपति के लिए होगा। तो देखो यहाँ पर भी हमारे संसद, यहाँ पर भी 2 सदन है, जैसे हमारे भारत में 2 सदन है, यहाँ पर भी 2 सदन है। और यहाँ के हम लोग पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। और यहाँ पर भी हमारे भारत की तरह 2 सदन है, ठीक है। कितने सदन है, 2 सदन है। एक को बोलते हैं सीनेट, एक को बोलते हैं सीनेट, और एक को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं एक को, और एक को सीनेट बोलते हैं। देखो ये हमारे राज्यसभा के समतुल्य होता है, राज्यसभा के समतुल्य होता है। अब आप लोग बताओ कि राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं या लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो इसे उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसे उच्च सदन बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, ये हमारे लोकसभा, हमारे भारत की जो 2 सदन है लोकसभा के समतुल्य होती है, इसे क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, या फिर निम्न सदन भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सदनों के नाम आपको पता होने चाहिए, एक को सीनेट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो हाल ही में जो चुनाव हुआ है वो कितनी सीटों पे हुआ है, 538 सीटों पे हुआ है, ठीक है। इसका अगर आधा करोगे तो लगभग 270 प्लस जो पाता है, ठीक है, 270 और प्लस 1 सीट ज्यादा जो पाएगा वो क्या करेगा, वो यहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन जाएगा, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ पर 2 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कितनी पार्टियां, 538 सीटों के लिए 2 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। एक तो होती है रिपब्लिकन पार्टी, एक कौन सी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सी पार्टी किसकी है, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है इसमें कौन सी पार्टी जॉ बाइडेन की है, कौन सी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप जी की है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 पार्टी हमने बताया, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक कौन सी पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये जो बाइडेन साहब की है, किसकी है, जो बाइडेन। और ये क्या करते हैं, ये इनकी एज पूरा होने के कारण, या फिर बोल सकते हो कि इनकी हेल्थ बहुत सही होने के कारण ये अपने स्थान पर किस उम्मीदवार को उतारते हैं, ये अपने स्थान पर एक उम्मीदवार है जो कि भारतीय मूल की भी है, ठीक है। एंड एक उम्मीदवार को चुनाव के लिए खड़ा करते हैं जिनका नाम कमला हैरिस था। क्या नाम था, कमला हैरिस नाम था। और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी का जो अध्यक्ष है, या फिर बोल सकते हो रिपब्लिकन पार्टी से कौन सा उम्मीदवार खड़ा होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है। कौन खड़ा होता है, डोनाल्ड ट्रंप जी खड़ा होते हैं, ठीक है। और यही चुनाव जीत भी लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है इसके बारे में लिखो। रिपब्लिकन जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी जो है, इसका जो सिंबल था, सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सिंबल लिख लो, हाथी था, ठीक है। इसका सिंबल क्या था, हाथी था। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी वगैरह, इनका सिंबल क्या है, कमल है, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है इसका सिंबल क्या था, गधा था, ठीक है। क्या था, गधा था। और इसका सिंबल क्या था, हाथी। सिंबल मतलब चिन्ह, जैसे हमारे बीजेपी वगैरह की पार्टी का सिंबल है क्या है, कमल। और उसके बाद कांग्रेस का क्या है, पंजा, ठीक है। तो देखो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये क्या करते हैं, ये लगभग 277 प्लस सीटों के साथ क्या करते हैं, चुनाव को जीत जाते हैं। और ये कितनी पाते हैं, तो लगभग 224, ठीक है, 224 सीटें तक ही पाते हैं। इसके कारण ये चुनाव हार जाती हैं, जिनका नाम क्या है, कमला हैरिस, ठीक है। ये क्या करती हैं, चुनाव हार जाती हैं। और जीतता कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। एंड ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहे डोनाल्ड ट्रंप जी जीतने के बाद क्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। और इनका इनकी क्या बनाया गया, इनकी जो रेत होती है उस पर फोटो वगैरह भी बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेशन दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं चुनाव को, ठीक है। देखो ये है रिपब्लिकन पार्टी से और ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और इन्होंने 277 सीटें जीता है। और ये रही आपकी कांग्रेस, ठीक है, एंड यूएसए की कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1789 में किया गया था जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, ठीक है। एंड इसी के साथ हम थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखो हाल ही में कुछ और प्रेसिडेंट बनते हैं किसी भी देश के, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है, जो कि एक पर्यावरणविद भी है, ठीक है। क्या है, एक पर्यावरणविद भी है, मतलब पर्यावरण कार्यकर्ता भी है,
ठीक है, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्लाउडिया 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 शिनबेन इनका नाम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका के नीचे एक देश है जिसका नाम मैक्सिको है, ठीक है। एंड यहाँ की भी राष्ट्रपति बनती है जिनका नाम क्लाउडिया शिनबेन है। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिम्बेक्स का 31वां संस्करण युद्धाभ्यास किया? तो देखो, इस देश का नाम है सिंगापुर। क्या नाम है? सिंगापुर नाम है। सिंगापुर और भारत के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। कौन सा संस्करण है? 31वां संस्करण है। और कहां पर आयोजित किया जाता है? विशाखापट्टनम, ठीक है। एंड बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में ब्रिक्स की जो 16वीं बैठक है ये कहां पर आयोजित की जाती है? तो देखो, ब्रिक्स की जो 16वीं बैठक है ये आयोजित की जाती है रूस में। अगर बात करें शहर की तो 2-3 शहरों में आयोजित की जाती है, लेकिन जो मुख्य शहर होता है कजान शहर में, ठीक है। कहां पर? कजान शहर में ये आयोजित की जाती है, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आगे चलते हैं और इसके साथ हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक आपका राज्य है, दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसने हाल ही में कुछ समय पहले मलेरिया को महामारी घोषित कर दिया था, ठीक है। एंड उसने क्या किया? एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम एलिवेट और कान प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो आप स्टार्टअप शुरू करते हो, स्टार्टअप मतलब क्या होता है? छोटी कंपनी जिसे बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? स्टार्टअप आपकी एक छोटी कंपनी है जो आप क्या करते हो? स्वयं शुरू करते हो। स्टार्टअप क्या है? एक छोटी कंपनी मान सकते हो, ठीक है। छोटी कंपनी मान सकते हो। इन्हीं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लोन देने के लिए आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपको बैंक आसानी से लोन नहीं देती है जब तक कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा ना हो, ठीक है। सिविल स्कोर अच्छा नहीं होता है या फिर आपके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है तो बैंक आपको लोन ऐसे नहीं देती है, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है? जो छोटे स्टार्टअप है इनको बढ़ावा देने के लिए लगभग 50 लाख रुपए का क्या करेगी? लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर स्टार्टअप लगेगा तो रोजगार बढ़ेगा और इसी रोजगार को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली क्या कर रही है? स्टार्टअप को लोन देने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटका के द्वारा किया गया है। और आपको पता है कर्नाटका ने भी हाल ही में कुछ समय पहले मलेरिया को क्या किया है? मलेरिया को महामारी घोषित भी किया, ठीक है। मलेरिया को महामारी घोषित किया है। चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। तो देखो, एंड जो आपकी स्टार्टअप कैपिटल है आपकी, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप की बात करते हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारत में अगर बात करते हैं, एंड स्टार्टअप सबसे ज्यादा भारत में कहां पर है? तो देखो, बेंगलुरु और दिल्ली दो ही एक ऐसे शहर मान सकते हो जहां पर स्टार्टअप पूरे भारत में सर्वाधिक है। लगभग 600 से भी अधिक स्टार्टअप आपके हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप सबसे ज्यादा कहां पर है? बेंगलुरु और दिल्ली, ठीक है। बेंगलुरु और दिल्ली में सबसे ज्यादा स्टार्टअप है। दिल्ली, बेंगलुरु और दिल्ली में सबसे ज्यादा भारत के स्टार्टअप कहां पर है? बेंगलुरु और दिल्ली में ही है, इसलिए बेंगलुरु और दिल्ली को स्टार्टअप कैपिटल भी बोला जाता है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है, जब बड़ी कंपनी थोड़ा स्टार्टअप से बड़ी कंपनी बन जाती है, लगभग 8,000 करोड़ की जिसकी वैल्यू हो जाती है मार्केट में, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलने लगते हैं। जैसे पीडब्ल्यू वगैरह कोचिंग जो है वो इस समय यूनिकॉर्न बन चुकी है, ठीक है, जिनकी वैल्यू 8,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और आपकी जब वैल्यू 20,000 करोड़ के पास पहुंच जाती है तो आप क्या कर सकते हो? आईपीओ वगैरह ला सकते हो सेबी में रजिस्टर करा के, ठीक है। यूनिकॉर्न की वैल्यू कितनी होती है मार्केट में? 8,000 करोड़, ठीक है। 8,000 करोड़ रुपए जब हो जाती है, 8,000 करोड़ रुपए जब आपकी वैल्यू हो जाती है मार्केट में, तब आप एक यूनिकॉर्न बन जाते हो। इसके नीचे अगर आपकी वैल्यू है तो आप एक स्टार्टअप कहलाते हो, ठीक है। तो ये रहा यूनिकॉर्न एंड स्टार्टअप में अंतर। और बात करते हैं स्टार्टअप के लिए, तो देखो, एंड स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? स्टार्टअप डे। एंड आगे पॉइंट में आपने क्वेश्चन ऐड नहीं किया क्या मिस्टर? हाँ, यहाँ पर देखो, आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसके पहले भी एक पॉइंट एंड छूट रहा है, ठीक है। कर्नाटक में स्टार्टअप को बढ़ा देने के लिए, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देख सकते हो यहाँ के जो सिद्धारमैया जी हैं वो क्या कर रहे हैं? एंड इस योजना का क्या कर रहे हैं? उद्घाटन कर रहे हैं। और ये उद्घाटन मंगलवार को किया गया था। एंड इसके साथ ही हम देखते हैं थोड़ा सा, तो देखो हाल ही में किस राज्य में मलेरिया, तो देखो कर्नाटका में मलेरिया के कुछ ज्यादा केस ही पाए गए, ठीक है, कुछ ज्यादा केस ही पाए गए। और इसलिए मलेरिया को इन्होंने क्या किया? महामारी घोषित कर दिया। इस राज्य का नाम है कर्नाटका, ठीक है। क्या नाम है? कर्नाटका नाम है। और आपको भारत की जितनी भी आईटी सेक्टर कंपनियां हैं वो कर्नाटका में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कर्नाटका के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं भारत का, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की। तो देखो, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत ने कब मनाना शुरू कर दिया? तो 2016 से 16 जनवरी
2016 से मनाना स्टार्ट कर दिया। और कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और कब से स्टार्ट हुआ? 2016 से। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है न केवल हमारे पेपर की दृष्टि से बल्कि हमारे हेल्थ की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी चौंकाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो डाटा पब्लिश करता है कौन करता है? WHO करता है। ठीक है, WHO के बारे में सभी लोगों को पता होगा कि WHO की स्थापना कब किया गया था? 1948 को किया गया था। किस लिए किया गया था? पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को फैलाने के लिए। ठीक है, कोई भी जो देश है बीमारी से पीड़ित है उसकी सहायता करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा WHO की स्थापना किया गया था। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य दिवस इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर लेकिन कहां पर बनाया गया? जिनेवा में बनाया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बनाया गया। लेकिन ये एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, और इसके बाद जिसके हेड वर्तमान समय में कौन बने हुए हैं? जिसके हेड वर्तमान समय में टेड्रोस अधनम बने हुए हैं। ठीक है, टेड्रोस अधनम, कई बार इनका नाम एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, बात मत करो, देखो इसी के साथ पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक मतलब वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जो आती है 2024 की, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा टीबी के जो मरीज हैं, ठीक है, टीबी के जो रोगी हैं वो किस देश मतलब कौन से देश में है या फिर कौन सा जो देश है टीबी के मरीजों के मामले में टॉप लेवल पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंड जो अपने पड़ोसी देश है, ठीक है, आपको पता है ये एक क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, मतलब ये एक हवा के माध्यम से फैलने वाली डिजीज है ना। तो जैसे आपको भी टीबी हुआ तो आपके बगल जो व्यक्ति होगा हवा के माध्यम से उसको भी होने के चांस रहेंगे। तो देखो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वही क्या है टॉप लेवल पर बने हैं। देखो लगभग विश्व का 45% जो केस है दो देशों के पास है। कितने देशों के पास? दो देशों के पास है। लगभग 26% तो अकेले भारत के पास है। ठीक है, कितने परसेंट? 26% जो वर्ल्ड का पूरा टीबी के मरीज है वो कहां पर है? वो भारत में ही है। ठीक है, कहां पर है? भारत में है। और इस 26% के साथ भारत क्या विश्व में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज वाला कंट्री है। ठीक है, दूसरे अगर देश की बात करते हैं तो 10% के साथ इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। ठीक है, कौन है? 10% के साथ इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है और 6% के साथ जो चाइना है वो तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद फिर लगातार आपके पाकिस्तान वगैरह ये सब भी है। तो इसमें जो टॉप लेवल पर है वो है भारत। ठीक है, कौन है? भारत है। और बात करते हैं एंड कुछ जो डिजीज एंड भारत में कुछ डिजीज को समाप्त भी कर दिया गया है। जैसे हाल ही में WHO ने किस कंट्री को ट्रैकोमा मुक्त, जो कि आंख से संबंधित एक बीमारी है, ठीक है, WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। तो देखो ये भारत ही था। ठीक है, कौन है? भारत ही है। भारत क्या हो चुका है? ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो चुका है भारत। ठीक है, और ये कौन बताता है? WHO बताता है। भारत अपने देश से टीबी को कब तक खत्म कर देगा? भारत क्या करेगा? टीबी को कब तक समाप्त कर देगा? इसका जो लक्ष्य है 2025। ठीक है, कब तक? 2025 तक भारत टीबी को समाप्त कर देगा। इसी के साथ भारत ने एक कसम और खाई थी। क्या कसम खाई थी? भारत ने कसम खाई है कि वह कार्बन न्यूट्रल कंट्री कब तक बन जाएगा? कार्बन न्यूट्रल जो कंट्री है, कार्बन न्यूट्रल जो देश है बनने का जो लक्ष्य रखा वो क्या रखा है? देश कब तक बन जाएगा? 2070 तक। ठीक है, बाकी जो देश है 2050 तक खत्म खाई है, लेकिन भारत ने काफी टाइम मांगा है। 2070 तक क्या होगा? भारत कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएगा। ठीक है, 2070। और ये सब कस्में कब खाई जाती है? जब कॉप की मीटिंग किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो और सारी चीजें लिख लो थोड़ा सा कि जो वर्ल्ड टीबी डे है, वर्ल्ड टीबी जो डे है ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी जो डे है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के साथ बात करते हैं तो एंड जो टीबी होता है ये किसके कारण होता है? टीबी जो होता है ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया एक है, इसी बैक्टीरिया के कारण ये होता है।
ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम लिख लो एंड इस बैक्टीरिया का नाम लिख लो एंड इस बैक्टीरिया का नाम लिख लो आप लोग माइको बैक्टीरियम एंड रो, इसका नाम अभी लिखा रहे हैं। ठीक है, इसके टीके का नाम लिखो, अभी इसके बैक्टीरिया का नाम लिखा रहे हैं, इसके टीके का नाम लिखो, टीके का नाम, टीबी के टीके का नाम क्या है, बीसीजी। ठीक है, बीसीजी, बीसीजी टीके टीका लगता है किसके कारण, एंड जब आपको टीबी यदि है तो आपको कौन सा टीका लगवाना है, बीसीजी, बैसिलस कोलेक्टोग्रीन, ऐसे इसको कुछ का नाम है। ठीक है, अभी देख लेना, एंड नाम बहुत अजीब है। ठीक है, देखो एंड माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिसके कारण क्या होता है, ये टीबी होती है, माइकोबैक्टीरियम इसका नाम है। ठीक है, माइको बैक्टीरिया, एंड इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, टीबी होता है, और ये एक क्या है, वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, और बात करते हैं तो देखो बीसीजी का टीका लगता है, यदि आपको टीबी है तो आपको कौन सा टीका लगवाना है, बीसीजी टीका लगवाना है। ठीक है, देखो ये जो रिपोर्ट आती है ये क्या बताती है, ये रिपोर्ट बताती है कि पूरे वर्ल्ड में टीबी के 45% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, टीबी के मरीज में, जिसमें भारत और इंडोनेशिया में ये दोनों क्या देश हैं, टॉप लेवल पर है। ठीक है, 56% जो मामले हैं वो इन्हीं देशों के पास ही है, फिलीपींस, पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया के पास। वर्ल्ड में कुल 87% मामले हैं। ठीक है, देखो एंड ये जो रोग है माइकोबैक्टीरियम के कारण, ये एक आपका बैक्टीरिया है, इसी के कारण क्या होता है, फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया इसका नाम है, इसका नाम लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसी जीवाणु के कारण ये फैलता है, और ये एक क्या है, फंगल डिजीज है। फंगल का मतलब होता है फैलने वाली। ठीक है, हवा के माध्यम से क्या होती है, फैलती है। ठीक है, देखो ये रिपोर्ट आती है ग्लोबल टीबी डे। ठीक है, एंड चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। एंड टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य भारत अभी हमने बताया 2025 रखा है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त, तो भारत को ही क्या किया गया है, ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। भारत ने शून्य कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने का लक्ष्य 2070 तक रखा है, और चाइना अमेरिका ये सब कब रखा है, चाइना अमेरिका ने कब तक रखा है, 2050 तक। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये जल्दी बन जाएगा। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाल ही में आपने पढ़ा कि मिस वर्ल्ड वाइड इंडिया कौन बनी है, मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, लेकिन ये जो प्रतियोगिता है इसका नाम क्या है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट 2024, जो कि कहां पर आयोजित होती है, ये आयोजित होती है थाईलैंड में। ठीक है, कहां पर आयोजित होती है इसका नाम लिख लेना, एंड ये आयोजित होती है आपकी थाईलैंड में। आयोजन इसका कहां पर होता है, थाईलैंड में होता है, थाईलैंड में होता है। और इसमें एंड इसका जो विनर होता है वो इंडिया की एक वुमेन है, इसकी विनर एंड भारत की एक महिला है, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं, पंजाब से बिलोंग करती हैं। पंजाब में भी अगर बात करें तो जालंधर एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां से बिलोंग करती हैं। इनका नाम आपको बताना है कि ये कौन है जिन्होंने ये क्या किया है, प्रतियोगिता जीत लिया है। तो देखो रिया सिन्हा की अगर बात करते हैं तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो किताब है वो कौन जीतती है, ध्रुवी पटेल जीतती है। और रिया सिन्हा ने क्या किया था, मिस इंडिया यूनिवर्स की प्रतियोगिता जीता था। ठीक है, मिस इंडिया यूनिवर्स की प्रतियोगिता कौन जीता था, मिस इंडिया यूनिवर्स की प्रतियोगिता जीता था रिया सिन्हा ने। और ध्रुवी पटेल ने कौन सी प्रतियोगिता जीता था, तो इन्होंने जीता था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का किताब, जो कि अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और बाकी किरण राव के बारे में आपको पता होगा कि लापता एक लेडीज एक पिक्चर आई थी, जो कि ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन भारत की तरफ से इसका किया गया था, उसी की डायरेक्टर किरण राव थी। यहाँ पर एक ऑप्शन बच रहा है जिसका नाम है रिचेल गुप्ता। ठीक है, तो यही क्या होती है, यही इस प्रतियोगिता को जीतती है। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, ये पंजाब से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इस प्रतियोगिता को जीत लिया, जिसका नाम क्या है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट नाम है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें मुख्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स होती है, जो कि अभी आयोजित नहीं की गई है। ठीक है, एंड बाकी जो भी छोटी मोटी हो रही है इनका नाम आपको देख लो, रिचेल गुप्ता इनका नाम है, ये पंजाब से बिलोंग करती है और इस प्रतियोगिता को इन्होंने जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, थाईलैंड में किया गया था, और ये भारत के पंजाब के जालंधर से बिलोंग करती है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। ये रही आपकी रिचेल गुप्ता जी। ठीक है, और बात करते हैं आगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो हाल ही में चर्चा में रहा बरदा अभ्यारण्य। बरदा अभ्यारण्य में क्या किया गया, जंगल सफारी शुरू किया गया, जिसमें आपको टाइगर वगैरह, शेर वगैरह सारी चीजें
दिखाया जाएगा, ठीक है, जिसमें इसे स्पेशल बनाया गया है और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां, जानवरों की प्रजातियां और पक्षियों की प्रजातियां को रखा गया है, जिससे लोगों को घुमा के यहाँ पर पैसे की अर्निंग किया जा सके। तो ये पूछा जा रहा है कि जो बरदा अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखो एंड जहां पर गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क जो कि एंड जहां पर गिर नेशनल पार्क है, बताओ एंड एशियाटिक जो लायन है वो कहां पर पाए जाते हैं। जो एशियाटिक लायन है वो इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये कहां पर है, ये आपका है गुजरात में, ठीक है, कहां पर है, गुजरात में है। और ये जो नेशनल पार्क की बात किया जा रहा है बरदा अभ्यारण्य, ये भी आपका कहां पर है, बरदा जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, ये कहां पर है, ये भी आपका गुजरात में ही है, ठीक है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क और है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, गिर, ठीक है, क्या नाम है, गिर नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाया जाता है एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, एशियाटिक लायन पाया जाता है, एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर क्या पाए जाते हैं, एशिया के शेर पाए जाते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं तो आपको पता है कि एंड यहाँ पर कच्छ की जो खाड़ी वगैरह है, ठीक है, गुजरात में ही है, ये सारी चीजें गुजरात में ही है। तो इसे एक टूरिज्म बनाने के लिए ये अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो देखो महाराष्ट्र में तडोबा है, ठीक है, चंदौली है। नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो देखो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र में तडोबा राष्ट्रीय पार्क है, तडोबा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है तडोबा। और उसके बाद कौन सा है, चंदौली है, चंदौली है। इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटका की, देखो बन्नेरघट्टा है, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, संजय गांधी, ये सब कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब कर्नाटका के राष्ट्रीय उद्यान है। असम की बात करते हैं तो आपको पता है असम के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं एंड जिसमें से आपका है ओरंग है, मानस है, ओरंग है, मानस है, देहिंग पटकई है, काजीरंगा है, काजीरंगा है। काजीरंगा एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर क्या पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। काजीरंगा है, देहिंग पटकई है, देहिंग पटकई है। ये सब नेशनल पार्क कहां पर है, असम में। मे भी सबसे ज्यादा नेशनल पार्क असम में ही आपके उपस्थित है, ठीक है, देख सकते हो बहुत सारे हैं जो कि और बनाए भी जा रहे हैं, ठीक है, सारे रेगुलर। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये नेशनल पार्क आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर जितने भी प्रजातियां हैं इन सबको क्या किया जाएगा, जो भी व्यक्ति वहां पर जाएगा उनसे क्या किया जाएगा, कुछ पैसे लेकर इसे दिखाया जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका एशियाटिक लायन जो कि गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाएगा और अब बरदा अभ्यारण्य में भी इसे दिखाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया है कि वर्ल्ड का पहला लकड़ी का उपग्रह, ठीक है, वर्ल्ड का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है ये रही आपकी अर्थ, ये रही आपकी अर्थ। और इसमें कितनी ऑर्बिट पाई जाती है, 3 ऑर्बिट पाई जाती है। एक को बोला जाता है लो ऑर्बिट, एक को बोला जाता है मिडिल ऑर्बिट और एक को बोला जाता है हाई ऑर्बिट, ठीक है। लो ऑर्बिट कितनी, लो जिसे लो ऑर्बिट LO बोला जाता है, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर होती है। और जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट होती है, मिडिल जो ऑर्बिट होती है 600 से लगभग आपकी 1000 किलोमीटर, 600 से लगभग 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। और जो हाई ऑर्बिट होती है लगभग 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से लगभग 36,000 किलोमीटर तक जो भी दूरियां होती हैं ये सब आपकी हाई ऑर्बिट होती है, ठीक है, जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। लो ऑर्बिट में आपका क्या उपस्थित है, लो ऑर्बिट में आपके जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं अधिकतर लो ऑर्बिट में ही छोड़े जाते हैं। या फिर बात करते हैं जो ISS है, ISS के बारे में जानते हो ना, जो कि चाइना ने भी अपना ISS छोड़ दिया है। तो जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये किस कक्षा में घूमता है, तो ये लो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। कहां पर, लो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और इसकी स्पीड की बात करते हैं तो काफी स्पीड में चक्कर लगा रहा है। इसी पर एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, ठीक है, और ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट होगा, ठीक है, किसका होगा, लकड़ी का सैटेलाइट होगा। अब आप लोग बताओ कि लकड़ी का सैटेलाइट क्यों छोड़ा जा रहा है, लोहे में या फिर जो भी मेटल का सैटेलाइट छोड़ा जाता था उससे क्या दिक्कत थी, जो लकड़ी का सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसका नाम याद रख लेना, लिग्नोसैट नाम है इसका, लिग्नोसैट इसका नाम है। और ये किस देश ने छोड़ा है, तो देखो कुछ समय पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जापान प्रिपेयर कर रहा है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बना रहा है और आने वाले टाइम में वो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट छोड़ेगा। इसका नाम लिख लो, लिग्नोसैट इसका नाम है, ठीक है। और ये किसकी सहायता से छोड़ेंगे, स्पेस एक्स की सहायता से छोड़ेंगे, ठीक है, स्पेस एक्स की सहायता से छोड़ेंगे। और कहां पर छोड़ रहे हैं, ये ISS पर भेज रहे हैं, ठीक है, कहां पर भेज रहे हैं, ISS पर भेज रहे हैं।
अब आप लोगों को बताना है कि जो आपकी ये अर्थ है, ठीक है, ये जो आपकी क्या है, अर्थ या पृथ्वी है, इसमें जो सैटेलाइट्स के मलबे या कचरे, ठीक है, आपको पता है सैटेलाइट छोड़ा जाता है, किसे छोड़ा जाता है, ये आपके बूस्टर जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो कैप्सूल होता है इसी में सैटेलाइट्स भरा होता है, इसी में क्या होता है, सैटेलाइट्स भरा होता है। बाकी ये आपका क्या होता है, ये आपका बूस्टर होता है इसे ले जाने के लिए, ठीक है। तो देखो जब ये जाता है पृथ्वी के कक्षा में जाता है तो सैटेलाइट्स को तो छोड़ देता है, लेकिन ये बूस्टर क्या होता है, क्या वापस पृथ्वी पे आता है। कुछ ही कंपनियां जो रीयूजेबल बना रही है जो कि पृथ्वी पर वापस ला रही है। बाकी अधिकतर जो मोस्ट ऑफ कंपनीज है या मोस्ट ऑफ जो स्पेस एजेंसियां हैं वो ऐसे बूस्टर अभी नहीं बना पाई है, यहाँ तक कि हमारा इसरो भी अभी नहीं बना पाया है जो क्या करे इसे छोड़ने के बाद वापस ले आए धरती पे। तो ये बूस्टर क्या होते हैं, ये बूस्टर इसी तरीके से सैटेलाइट्स की तरह पृथ्वी की कक्षा में यहाँ पर चक्कर लगाने लगते हैं, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि इन्होंने जो जापान ने क्या लकड़ी की सैटेलाइट बनाया है, लेकिन खुद से नहीं छोड़ रहे हैं, किसकी सहायता ले रहे हैं, स्पेस एक्स की सहायता ले रहे हैं, ठीक है, स्पेस एक्स की सहायता ले रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है, फाल्कन 9 नामक क्या है रॉकेट है जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है। कौन सा रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है जो क्या करेगा, इसे छोड़कर वापस चला आएगा धरती पे, ठीक है। और देखो ये जो बूस्टर या फिर ये जो सैटेलाइट से छोड़े गए हैं इन्हें क्या बोला जाता है, अगर इनका एक टाइम फिक्स होता है, ये कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं, ठीक है, ये कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं और खराब होने के बाद कोई भी देश इन्हें वापस नहीं लाता। ये हमारी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और आपको पता है दिन प्रतिदिन सभी देश क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन सभी देश कोई ना कोई सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर पूरी पृथ्वी में क्या फैल जा रहा है, कचरा फैल जा रहा है। आप कोई भी चीज को किसी भी जगह बार बार फेंकते रहोगे और वहां पर वो पड़ा रहेगा, खराब होता रहेगा, तो धीरे धीरे उसका ढेर लगता चला जाएगा। तो यही रीजन है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा जाल बन गया सैटेलाइट्स का, और इसमें से कुछ तो सही है और कुछ क्या है, खराब है। तो इन्हीं जो खराब सैटेलाइट्स है एंड इन्हें क्या करने के लिए, इन्हें सफा करने के लिए या फिर जो भी अंतरिक्ष का कचरा है इन्हें सफा करने के लिए, आने वाले टाइम में और ज्यादा कचरा ना हो, इस कदम में क्या किया जा रहा है, जापान लकड़ी का सैटेलाइट बना रहा है जिसे टाइम पूरा होने पर वो क्या करेगा, जला देगा, ठीक है, जिसे टाइम पूरा होने पर वो जला देगा, और जला देगा तो वो राख बन जाएगा, और राख कोई भी सैटेलाइट से टकराएगा तो सैटेलाइट को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई खराब सैटेलाइट यदि वो मेटल का बना है और वो कोई सैटेलाइट से टकराएगा तो दूसरी सैटेलाइट को खराब कर देगा, ठीक है। तो इसी अंतरिक्ष के कचरे से बचने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, ठीक है, ये पर्यावरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे अंतरिक्ष या हमारी कक्षा को सफा करने के लिए एक अच्छा कदम होगा जो कि जापान के द्वारा उठाया जा रहा है, ठीक है। तो अंतरिक्ष का जो कचरा होता है उसे डिब्रूस बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, डिब्रस बोला जाता है। और इसी कचरे को सफा करने के लिए कुछ समय पहले तो जापान ने बोला था कि हम एक जाल बनाएंगे, एक इतना बड़ा जाल बनाएंगे जिसमें जितने भी बेकार सैटेलाइट्स हैं उनको इकट्ठा करके वापस लाएंगे धरती पर। लेकिन ये करना संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का जो ऑर्बिट है काफी बड़ा है, इतना बड़ा जाल बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है। और कौन से सैटेलाइट्स को उसमें भरोगे, कौन से को छोड़ोगे, ये काफी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात होगी। तो इसीलिए ये ना करके ये क्या कर रहे हैं, खुद जो सैटेलाइट्स है उसको लकड़ी के बनाना चालू कर दिए, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जब भी इसका टाइम पूरा हो तो ये क्या करेंगे, उनके पास देखो सारा कंट्रोल होता है सैटेलाइट्स में, आग लगाना है, किधर ले जाना है, उधर ले जाना है, सारा कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑटोमेटिक कुछ फिट कर देंगे जिसके कारण वो स्वयं जल के राख बन जाएगा, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट्स है जापान जाक्सा के द्वारा छोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट्स कितना छोटा सा है देख सकते हो, ये कहां पर भेजा जा रहा है, ISS पर भेजा जा रहा है। और इसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, आज की क्लास को अपनी समाप्त करेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और सारे देश क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने की होड़ मची है। आपको पता है कि अंतरिक्ष क्या है, अभी सभी लोगों ने धरती पे तो कब्जा कर लिया है, अब अंतरिक्ष पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसके साथ भारत भी लगातार लगा है पीछे। तो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।